साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों बेसिकली गैर कानूनी गिरफ्तारियां और उनसे बचाव और आरोपी के अधिकार तीनों अलग अलग बातें। साथियों बेसिकली आप एक एग्जाम्पल को लेकर स्थितियों को फ़र्ज़ कीजिए कि आप अपने घर में बैठे हुए, पुलिस जो है आ जाती है और वो कहती है गिरफ्तारी वारंट हमारे पास है, या आपको जो है गिरफ्तार करना है और आपके विरुद्ध जो है हमारे पास प्रोसीडिंग्स है या कोई ना कोई कार्रवाई का जो है आदेश है। अब आप क्या करोगे? मौके पे क्या करोगे? आप उनसे भिड़ोगे, लड़ोगे? नहीं ना। आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछोगे, पर लाजमी सी बात है कि आपके किसी भी क्वेश्चन का जो है आंसर पुलिस वाले के द्वारा जो है नहीं दिया जाएगा। एक ही बात है कि सर आइए बाहर, आपको बैठाएंगे जीप में और आपको ले जाएंगे थाने पे। फिर उसके बाद आपके घर वाले जाएंगे वकील के पास में, वकील साहब जो है मामले की जानकारी लेंगे और अल्टीमेटली बेल को जो है रेडी करेंगे और कोर्ट में जो है पेश कर देंगे। पर साथियों अरेस्ट जो है कभी भी डायरेक्टली नहीं होता है, अरेस्ट जो है कभी भी प्रॉक्सिमेट नहीं होता है। हर अरेस्ट के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जो है वो जुड़ी होती है। बट चूंकि आप लापरवाही करते हैं, आप रहते हैं नेग्लिजेंट, कानून आपको पता नहीं है और हमारी यही गलतियां हमको मार डालती हैं और अल्टीमेटली हम एक गलत अरेस्ट का भी शिकार हो जाते हैं। साथियों बेसिकली आप एक बात समझिएगा कि अगर आपके विरुद्ध कोई कंप्लेंट है कोर्ट में और मजिस्ट्रेट जो है बुलवाना चाहता है आपको, तो प्रोटोकॉल क्या है कि वो सम्मन जारी करेगा या जमानती वारंट जारी करेगा। बट हम लोग इतनी होशियारी करते हैं कि उस सम्मन तक को अवॉइड करते हैं, जमानती वारंट तक को अवॉइड करते हैं। देन इन्फेक्शन बिकम कॉम्प्लिकेट एंड अल्टीमेटली वी गॉट अरेस्ट। क्लियर है? ऐसी तरह से पुलिस के सामने जो है वो रिपोर्ट पेश हुई है और पुलिस से जो है आपको फ़ोन आया है कि आप थाने आ जाइए, जाँच करनी है, आप जाते नहीं हैं, आप कोऑपरेट नहीं करते हैं, अल्टीमेटली गिरफ्तार हमको होना पड़ता है। तो साथियों ये तो है एक सामान्य प्रज्ञा वाली स्थिति। बट कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस जो है धोखे से थाने बुलवा लेती है कि सर आ जाइए हमें जांच करनी है, और आप जो है थाने पहुंच जाते हो और अल्टीमेटली पुलिस जो है कुछ इंक्वायरी किए बगैर, कुछ स्पष्टीकरण जाने बगैर आपको कहते हैं कि भाई यू आर अंडर अरेस्ट, आपको गिरफ्तार कर लिया, आप बैठ जाइए और आपको जो है हम कोर्ट में पेश कर देंगे आफ्टर हैविंग द मेडिकल। और समझ कुछ आता नहीं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस गिरफ्तार कर लिया और अल्टीमेटली रोने के अलावा कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं बचता है। अगर थोड़ा सा आपने कानून पढ़ लिया होता और प्रैक्टिकल वे में काम कर लिया होता तो समस्या जो हम फेस कर चुके हैं या कर रहे हैं हमें दिक्कत नहीं आती। तो अरेस्ट इनलीगल कैसे है और ऐसे अरेस्ट से हम कैसे बचें और क्या होंगे प्रिवेंटिव मेजर्स, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। पर जानकारी के अभाव में इस देश का आम नागरिक जो है वो मारा जा रहा है। इस देश के आम नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार किया रहता है कि जैसे वो बहुत बड़ा अपराधी हो, आतंकवादी हो, और अल्टीमेटली अगर गिरफ्तार नहीं करा उसको तो देश की अर्थव्यवस्था डूब जाएंगी, देश में और भी क्राइम हो जाएंगे और अल्टीमेटली गिरफ्तारियां जो है वो जरूरी है। साथियों सबसे पहले आप एक चीज़ नोट करें अपनी कॉपी में, हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इनलीगल अरेस्ट, गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस बारे में? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ बनाम स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट में एक महत्वपूर्ण जजमेंट है इस पॉइंट पे, जो कि है वर्ष 2021 का। उसमें ये स्पष्ट कहा है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है ये संवैधानिक गारंटियां हैं इस देश के हर नागरिक को। अगर उसको अफेक्ट किया जा रहा है तो हम संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अरेस्ट की पावर होना और उन्हें एक्सरसाइज करना दो अलग अलग बातें हैं। अगर पावर है अच्छी बात है, पर अगर आप ढंग से उन्हें एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर आपके ग्राउंड जो है वो रीजनेबल नहीं है, ऐसे सिनेरियो में अरेस्ट जो है वो आर्बिट्री होगा और इनलीगल होगा। पुष्टि धारा 35 सब क्लॉज बी से भी होती है, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब भी अरेस्ट होगा तो पुलिस वाला ऐसा अरेस्ट जो है रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में, और जस्टिफिकेशंस क्या है अरेस्ट के, वो रीजंस क्या है उनको भी जो है नोट डाउन करेगा। अगर ऐसा वो नहीं कर रहा है तो अपने आप में कार्रवाइयाँ गैर कानूनी होंगी। इसकी पुष्टि करता है धारा 62 BNSS, जो ये कहता है कि जो भी अरेस्ट होगा उसको करते समय जो नियम कायदे कानून लिख दिए गए हैं संहिता में उसको जो है फॉलो किया जाएगा। अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है पुलिस वालों के लिए भी और उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्लियर है बात ये? तो कुल मिला के पार्लियामेंट ने जहाँ एक और अधिकार दिए हैं पुलिस को, तो वहाँ दूसरी ओर आपके अधिकारों की भी रक्षा करने के लिए प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया है। तो जानकारी नहीं होने से हम लोग जो है मारे जाते हैं, अल्टीमेटली कोई हमारा साथ देता नहीं है, हम जग असहाय के पात्र बन जाते हैं। जब हम बात समझने जाते हैं या कोई राइट्स को सिक्योर करते हैं तो हमको हमारे एडवोकेट से मना करते हैं, अरे क्या लड़ना है इन लोगों से, अरे जो होना हो गया, अरे भाई तो बहुत खुशनसीब है तेरी बेल तो हो गई। भाई बेल तो हो गई, बट जो हैरेसमेंट, जो त्रास हमने फेस किया उसका मुआवजा हमें कौन देगा? साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि कानून में पहले था 41A CRPC, जो हो गया धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS। ऐसे कई गिरफ्तारियां हुई जो अगेंस्ट प्रोटोकॉल थी। आपको ध्यान होगा अरनेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार का निर्णय जो कि है वर्ष 2014 का,
जिसमें स्पष्ट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, अगर गिरफ्तारियां गैरकानूनी हैं, आर्बिट्री है, खासकर उन ऑफेंसेस में जहां पनिशमेंट 7 ईयर तक का है, तो वहां पर कंसर्न एरिंग ऑफिशियल को डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो है फेस करनी होगी। उसके बाद भी ये लोग नहीं माने, निर्णय बनते गए। आप ये देखिएगा कि कई पुलिस वाले भी जेल गए हैं कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन में, कि जहां पर उन्होंने आम आदमी के अधिकारों को प्रभावित करने का प्रयास किया। आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिनी जौहर बनाम स्टेट ऑफ एमपी के निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया कि अगर गिरफ्तारियां गैरकानूनी हैं तो वहां पर मुआवजा भी जो है देना होगा। वहां दिया गया बाकायदा मुआवजा कंसर्न विक्टिम्स को। तो प्रोटोकॉल हैं, पर वो प्रोटोकॉल की जानकारी हमें होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भी अरेस्ट होगा तो वो पर्सन का होगा। अगर वो पर्सन जो है जुरिस्टिक पर्सन है, मींस नेचुरल पर्सन नहीं है, वो जुरिस्टिक पर्सन है, तो उस व्यक्ति का अरेस्ट नहीं होगा। मींस कंपनी, मींस पार्टनरशिप फर्म, मींस एलएलपी का जो है अरेस्ट नहीं होगा। यू मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन, इधर अ मैन और अ वुमेन। क्लियर है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपराध किया है तो आप पर कानूनी कार्रवाइयां भी होंगी। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैरामीटर क्या है। अगर आप धारा 35 को पढ़ेंगे तो उसमें कई पैरामीटर जो है दिए गए हैं, क्लॉज नंबर ए से जे तक। आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं क्लॉज नंबर ए एंड क्लॉज नंबर बी को, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सी, डी और ई को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एफ, जी, एच को, देन आई एंड जे को, और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रोविजन उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। जिस कारण ये पार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो आगे आने वाले पार्ट्स हैं वो भी काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है। एक एक बात को समझिएगा और नोट डाउन करने का जो है प्रयास कीजिएगा। साथियों, क्लॉज नंबर ए जो है ये काफ़ी अनकॉमन है, बट फिर भी जो है लिख दिया पार्लियामेंट ने, क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि पुलिस वाले की प्रेजेंस में कोई संज्ञेय अपराध जो है कारित कर दिया गया हो। ये बेसिकली कंसर्न है डकैती, रॉबरी, मर्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिशियल तो वो गिरफ्तार कर सकता है। क्लियर है? तो हमें दो बात जो है समझ में आती है। सबसे पहली बात कि अरेस्ट के लिए कोई वारंट की आवश्यकता नहीं होती है धारा 35 BNSS के तहत। और दूसरी बात है, अगर केस कवर है क्लॉज नंबर ए में और कंसर्न जो पुलिस वाला है उसकी प्रेजेंस में अपराध हुआ है और ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध है तो वहां पर वो गिरफ्तार कर पाएगा। अब कौन सा अपराध संज्ञेय है, कौन सा असंज्ञेय है, जिसके लिए एक टेबल दी गई है BNSS में, वहां जाकर आप ये देख सकते हैं कि कौन सा अपराध संज्ञेय और कौन सा अपराध संज्ञेय नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जिन मामलों में स्थितियां असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखी गई है वहां पर पुलिस जो है FIR दर्ज नहीं कर सकती। वहां पर ये दर्ज करेंगे NC, मीन्स नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, और अपने जांच परिवाद जो है कोर्ट में पेश कर देंगे, और उस परिवाद में मजिस्ट्रेट जो है अग्रिम कानूनी कार्रवाई कर सकता है। क्लियर है? बट जहां मामला कॉग्निजेबल है उस सिनेरियो में ये FIR जो है दर्ज करेंगे और उसी पर्सपेक्टिव में आगे जो है प्रोसीड करेंगे। क्लियर है बात ये? साथ ही दूसरा ग्राउंड है अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके लिए अगर आपको समझनी है बारीक बातें तो आपको एक जजमेंट जो है पढ़ना होगा। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, दिनांक है 12/11/2013, ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें यह स्पष्ट है कि जो भी कंप्लेंट आ रही है पुलिस वाले के पास में, उस कंप्लेंट पर उसको इंक्वायरी होल्ड करनी है। प्रथम दृष्टया मामला फाइंड आउट करना है, संज्ञेय अपराध बनता है नहीं बनता है ये फाइंड आउट करना है, देन प्रोसीड करना है। पर करते हैं क्या पुलिस वाले, वो रिपोर्ट दे गया कंसर्न परिवादी, अल्टीमेटली फॉर्म कर देंगे आरोपी को। भाई आपने निष्कर्ष क्या निकाला, सम्मन्स क्यों कर रहे हो? और आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, वर्ष 1997 का एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यह स्पष्ट है कि समनिंग द अक्यूज इन अ क्रिमिनल लिटिगेशन इज अ सीरियस कंसर्न। आप किसी के लाइफ और लिबर्टी से खेल रहे हो, आपको क्या अधिकार है किसी को थाने बुला के जलील करने का? आप सबसे पहले जांच कीजिए और बारीक इंक्वायरी होल्ड कीजिए, एक एक फैक्ट्स को गैदर कीजिए और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालिए। अगर निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, इन दैट सिनेरियो इट कुड नॉट बी सेड दैट कंप्लेंट इज रीजनेबल एंड प्रोसीडिंग्स आर रीजनेबल। दोनों रीजनेबल होना चाहिए, कंप्लेंट भी और प्रोसीडिंग भी। दूसरी बात है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड। अब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी एक तरीके से रीजनेबल कंप्लेंट ही है, तो उसको अलग से हमको नहीं पढ़ना है। तीसरी बात है रीजनेबल सस्पिक्शन एग्जिस्ट। ये बेकार की बातें हैं, संदेह के आधार पर कार्रवाई करना गैर कानूनी है। मियर सरमाइसेस एंड कंजेक्टर कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर प्रोसीडिंग्स। तो कुल मिला के एक ही ग्राउंड बनता है क्लॉज नंबर बी में, वो है रीजनेबल कंप्लेंट, जिसमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड की गई है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं द कंप्लेंट मस्ट बी रीजनेबल एंड द इंफॉर्मेशन मस्ट बी क्रेडिबल। ये हमारा सारा गया, और उससे निष्कर्ष निकालना पड़ेगा दैट द पर्सन हैज कमिटेड कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरी बात है इट मस्ट बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी लेस देन 7 ईयर और विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड पनिशेबल विद फाइन और विदाउट फाइन एज वेल। कुल मिला के ऐसा अपराध
की सूचना मिली, जहां पर पनिशमेंट जो है फाइन भी हो सकता है, फाइन नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा जो टर्म है वो 7 साल से कम भी हो सकती है और 7 साल तक भी हो सकती है। तो जो क्लॉज नंबर बी में सब्जेक्ट डील विद किया गया है, वहां टर्म जो है इम्प्रिजनमेंट का वो है अप टू 7 ईयर, ये हम कह सकते हैं। अब कंडीशंस क्या हैं सेटिस्फेक्शन के लिए, वो है क्लॉज नंबर 1 में और क्लॉज नंबर 2 में, जो आज हम पढ़ेंगे। पहली बात है कि द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन और सस्पिक्शन दैट द पर्सन हैज कमिटेड कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आप समझिएगा, आप कभी थाने जाइएगा, अधिकांशतः मैं देखता हूं कि पुलिस वाले जो है इधर उधर घूमते रहते हैं। ये पता ना प्रैक्टिकल बात है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि वो कॉपरेशन करने के बजाय उल्टा डांटते हैं परिवादी को। तीसरी बात है, उन्हें मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं मालूम, ना उनकी ट्रेनिंग होती है, जिस कारण जांच करनी कैसे है, उसका एंगल क्या है, उन्हें वही नहीं पता। जो परिवादी ने फीड कर दिया उसी को जो है सही मान लिया, जबकि उनको ट्रेनिंग सेशंस में पढ़ाना चाहिए था उनकी अथॉरिटीज़ को कि आपको ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जो कि है दिनांक 12/11/2013 की, जिसमें स्पष्ट है कि सबसे पहले कंप्लेंट जब आएगी उस पर बयान रिकॉर्ड करो। ये पार्ट ऑफ इंक्वायरी है। क्या क्या एविडेंस पास में है, कंसेंट विक्टिम के पास में, उसको कलेक्ट कर लो। अगर ये पैरामीटर फॉलो कर लेंगे तो निश्चित तौर पर निष्कर्ष भी आ जाएंगे। और इसके अलावा कॉरोबरेटिंग एविडेंसेस क्या है और विटनेसेस क्या है परिवादी के पास में, उसको भी एग्जामिन कर लो, फिर निष्कर्ष निकालो। जबकि ये निष्कर्ष नहीं निकालते हैं, डायरेक्टली प्रोसीड करते हैं, जो गलत है। आरोपी को धमकाना एक अलग स्थिति है और सही जांच करना, एज पर लॉ जांच करना एक इंपॉर्टेंट लीगल जस्टिफिकेशन है। बट उस पर जाने के बजाय ये पार्ट नंबर ए को जो है फॉलो कर लेते हैं। जैसे कंप्लेंट आई, आप चिंता मत करें भाई साहब, हम बुला लेते हैं उनको, फोन कर देंगे, बुला लेंगे आपको, फिर बेइज्जत करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखने की, पुलिस वाले का फोन आ रहा है तो आप सबसे पहले ये जानने का प्रयास कीजिए कि कंप्लेंट क्या है और कार्रवाई किसने करी है। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो अपने वकील को भेजो। कम से कम सही बात जो है आपको मालूम होनी चाहिए कि प्रोसीडिंग्स क्या है और किस तरह से आगे प्रोसीड कर रहे हैं लोग। और वो ऐसा तो नहीं कि किसी मेलाफाइड प्रोसीडिंग में या किसी मैलिशियस प्रोसीडिंग में आपको जो है गलत इन्वॉल्व करके गिरफ्तार करके बेइज्जत करना चाहते हो। अगर अलर्ट नहीं रहोगे तो आप ही मारे जाओगे, कोई नहीं बचाएगा आपको। सब कहने की बातें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा, महिला आयोग ने ये कहा, ह्यूमन राइट कमीशन ने ये कहा, वो सब नियम कायदे कानून तय हो जाएंगे, पर एक बार उन्होंने गिरफ्तार कर लिया आपको, आप नहीं बच पाओगे। उसके बाद फिर प्रोसीडिंग आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इट विल टेक टाइम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको मेंटल ट्रबल कॉज होगा उसको कोई भी कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब भी आपको फोन आ रहा है पुलिस का तो वेरीफाई ऑल द फैक्ट्स, इफ दे आर नॉट कोऑपरेटिंग सेंड योर एडवोकेट। तो पहली शर्त के अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है, वो है धारा 35 सब क्लॉज बी सब क्लॉज 1। और इसके अलावा जो हायर अथॉरिटी है, चाहे वो एसपी हो चाहे वो आईजी हो, इसके समझ में पेश होकर आप न्याय की जो है गुहार कर सकते हैं। और अगर ये लोग भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो गाइडलाइंस है 2016 एससीसी मीन सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 277 के तहत भी जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जाके आवेदन कर सकते हैं कि पुलिस धमका रही है, बदतमीजी कर रही है, हम उनसे कारण पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे, हम अपने वकील को सेंड कर दिए तब भी कारण नहीं बता रहे, हम एसपी के पास पेश हो गए, इवन आईजी के पास पेश हो गए, वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द रेमेडी अल्टरनेटिव अवेलेबल, अब कोई रास्ता नहीं बचा है जिस कारण बिफोर ऑनरेबल कोर्ट है। तो वहां पर एक प्रॉपर जो है कॉज ऑफ एक्शन जो है बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि पुलिस वाले के पास ग्राउंड होने चाहिए सेटिस्फेक्शन के, पर वो ग्राउंड्स क्या हैं। पहला ग्राउंड ये है कि उस व्यक्ति का अरेस्ट जरूरी है टू प्रिवेंट हिम टू कमिट फर्दर ऑफेंस। जबकि ये लोग क्या करते हैं, चेकलिस्ट को भरते हैं फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में या टिक या क्रॉस के फॉर्म में, जबकि आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या फर्दर ऑफेंस जो है वो कमिट करने जा रहा था। अगर नहीं रोकते, अरेस्ट नहीं करते तो वो ऑफेंस भी कमिट हो जाता। ये स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती हैं क्लॉज नंबर 1 की। दूसरा है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। अगर कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंशियल है तो उसको आप हाउस कन्फाइंड कर दो, उससे हैवी बॉन्ड ले लो, बट अरेस्ट क्यों, प्रश्न नहीं तो बनता है। और आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या है वो हैम्परिंग कर रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई हैम्परिंग नहीं है एंड यू हैव डन द एंटायर इन्वेस्टिगेशन, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम। केवल इसलिए कि हमें जांच प्रॉपर करनी है, अरेस्ट जरूरी है, इट इज नॉट अ कॉज। साथियों, इवन सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा है, ऑफेंस इवन दो सीरियस नॉट अ ग्राउंड टू अरेस्ट। बेसिक रूल क्या है, बेल का, जेल का नहीं है। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आप करो, बॉन्ड आप उससे भरवा लो, और अगर तब भी वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है या वो भाग रहा है या सूचनाएं जो हैं आपको नहीं दे रहा है, बट ये ध्यान रखिएगा कि सूचना देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने खिलाफ ही साक्ष्य कर दो। नो
इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस कैन बी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ फोर्स और कॉर्शन, ताकि हम उस व्यक्ति को बाद में कनेक्ट कर सकें। अगर आप अरेस्ट ना करने के लिए उसको ये कंपेल कर रहे हो कि कन्फेस कर ले, हम तुझे छोड़ देंगे, कन्फेस मत कीजिएगा। मूव फॉर एंटिसिपेटरी बेल, कई गाइडलाइंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जिसमें यह स्पष्ट है कि इन द नेम ऑफ कॉर्शन, इन द नेम ऑफ एविडेंस, इन द नेम ऑफ इंक्रिमिनेशन द अरेस्ट कैन नॉट बी डन। तो प्रॉपर जांच किया है कि आप इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि अगर आपको खुला छोड़ दिया गया तो निश्चित तौर पर आप जो है विक्टिम पक्ष को हानि पहुंचा सकते हैं। जब कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन नहीं हो, कोई आपकी सुन नहीं रहा है, अल्टीमेटली क्राइम रजिस्टर्ड है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में जो स्थितियां सामने आ गई हैं, एविडेंस सामने आ गई है, देन व्हाट इज द फर्दर नीड टू डू द अरेस्ट? केवल इसलिए कि संतुष्टि करनी है, सिर्फ इसलिए कि फॉर्मेलिटी करनी है? नो, द अरेस्ट कैन नॉट बी अ मियर फॉर्मेलिटी, देयर मस्ट बी अ जस्टिफिकेशन। तीसरी बात है टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ द एविडेंस। ये हमने क्लॉज नंबर बी में जो है डिस्कस कर लिया। तो क्लॉज नंबर सी कुछ नहीं है, क्लॉज नंबर बी का ही पार्ट है, और क्लॉज नंबर डी भी कुछ नहीं है, क्लॉज नंबर बी का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें यह स्पष्ट है कि उसको रोकना जाना आवश्यक है टू कॉज एनी पर्सन फॉर एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस जो कि एक्विवेलेंट है विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। तो टैंपरिंग ना हो, ये पार्ट है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का। एविडेंस डिसअपीयर ना हो, ये पार्ट है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का। और आखिरी में है कोर्ट में उसकी अटेंडेंस सिक्योर करना। भाई आप हो कौन उसकी अटेंडेंस सिक्योर करने वाले? भाई मजिस्ट्रेट साहब उससे बॉन्ड ले लेंगे, वो अपने आप सिक्योर कर लेंगे। तो क्लॉज नंबर ई जो है इट इज टोटली इम्प्रैक्टिकल। क्लियर है? तो हम कुल मिला के दो ही पार्ट पढ़ेंगे इसके, पार्ट नंबर 2 में ए और बी। और ए तो जो है टोटली इम्प्रैक्टिकल है, बी जो है थोड़ा बहुत दिखाई देता है प्रैक्टिकल, बट बेसिक रूल जब बेल का है जेल का नहीं है तो वहां पर अरेस्ट जो है वो रूटीन मैनर में नहीं होना चाहिए। जिस कारण मैंडेट किया है कि जब भी अरेस्ट करेंगे ग्राउंड मस्ट बी इन राइटिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रीजंस को लिखना होगा। और संवैधानिक मैंडेट्स को, लीगल मैंडेट्स को फॉलो कर लिया गया है, ये भी लिखा जाना जो है आवश्यक है। अगर सामान्य मैदान में कार्रवाई हो रही है तो ऐसी कार्रवाई अपने आप में ही गैर कानूनी है। क्लियर हो गया आपको? तो साथियों आज पार्ट नंबर 1 में हमने ये जाना कि अरेस्ट को लेकर क्या प्रोविजंस हैं और जो गिरफ्तारियां गैर कानूनी हैं या हो सकती हैं उसके लिए बचाव क्या है, और अल्टीमेटली हमें करना क्या है, व्हाट आर राइट्स एग्जिस्ट इन द इंडियन लॉ एज फार एज इनलीगल एंड आर्बिट्री अरेस्ट इज कंसर्न। तो अब जल्दी मिलेंगे हम पार्ट नंबर 2 में, जहां हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्लॉजेस को स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए मैं तेज नहीं भाग रहा हूं, मैं आपको एक एक चीज जो है खुल के समझा रहा हूं, ताकि जब भी दिक्कत हो हमें करना क्या है और कैसे हमारे राइट्स जो एक्सरसाइज करने हैं, ये आपको जो है मैं गाइड कर रहा हूं, ताकि आप लड़ सको। घबराने का नहीं है, बी मोटिवेटेड। संकट सब पर आते हैं, पर जो लड़ गया वही निखर गया, जो नहीं लड़ा वो बिखर गया। क्लियर हो गया बात आपको? तो इसलिए घबराएंगे नहीं, हम लड़ेंगे लीगल वे में अपने राइट्स के लिए। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।